स्टूडेंट, अब हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, यानी कि आवेश का क्वांटम नेचर क्या होता है। किसी पदार्थ में जो आवेश का मान होता है वो 1.6 × 10⁻19 होता है, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है, इंटीजर के फॉर्म में होता है। इनकी संख्या जो होगी, संख्या पूर्ण संख्या होगी, ठीक है ना, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर एग्जाम्पल ले लें तो ऐसे हो जाएगा 1e, ठीक है, 1e, 2e हो जाएगा। e मतलब इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। और 3e इस तरीके से इंटीजर के फॉर्म में होंगे। कभी 1/2, 1.75 इस तरीके के डेटा नहीं रहेगा, ये पूर्ण इंटीजर के रूप में होता है। अब यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन की या आवेश की गणना करना हो तो यहाँ से देखते हैं कि जो ये 1 2 3 है ये हमारा निकल जाता है n, और e क्या हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो आवेश को पता लगाने के लिए q बराबर हम कर सकते हैं ne। आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं q से। अगर उसकी संख्या हमें किसी पदार्थ में काउंट करनी है तो q बराबर ne हो जाएगा। जहाँ ये क्या हो जाता है, ये आवेश हो जाता है हमारा, q क्या हो जाता है, आवेश हो जाता है। ये आवेशों की संख्या हो जाती है, आवेशों की संख्या हो जाती है, आवेशों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का मान हो जाता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसमें दो बात थे कि पहला मान तो इसका फिक्स होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। दूसरा बात कि जो आवेश का जो संख्या होगी वो एक पूर्ण संख्या यानी इंटीजर होगा। और उसमें एग्जांपल लेते हैं तो 1e 2e 3e इस तरीके से करके आप बढ़ाते हुए चले जाइए। अगर इसका हम एक फार्मूला क्रिएट करते हैं तो 1 2 3 ये तो संख्या है जिसको हम n से ले सकते हैं, बाकी e इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हर जगह है तो इसको हम e रख लिए। तो ये हो जाता है q बराबर ne। आवेश को जो हम डिनोट करते प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं q से करते हैं, तो q हमारा आवेश हो जाता है, n आवेशों की संख्या हो जाती है, e हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का मान हो जाता है, ठीक है। आई होप इसको बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट, अगली हेडिंग है हमारा वैद्युत धारा। इसमें हम देखते हैं कि जो आवेश होते हैं वही क्या होते हैं, परिपथ में फ्लो करते हैं एक जगह। मैंने शुरू में बताया था कि किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसी का स्थानांतरण ही आवेशों का प्रवाह या गतिमान होना बताया जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लेते हैं किसी अगर वैद्युत धारा की अगर बात करें कि वैद्युत धारा क्या होती है और कैसे क्रिएट होती है, तो इसकी डिफिनीशन हमने पहले ही लिख दिया है ताकि हमारा समय बचे। किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह के दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब वैद्युत परिपथ क्या होता है, आपके घर में जो वायरिंग की गई होगी, जो तार होंगे, खंभे पे जो तार होते हैं, यही सब हमारा वैद्युत परिपथ होता है। मतलब वो पदार्थ, वो लाइन जिसमें से करंट फ्लो हो सके, वो पदार्थ, वो लाइन हमारी क्या होती है, वैद्युत परिपथ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिख दी है किसी परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में, अच्छा वैद्युत क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो हो सके। किसी वैद्युत परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब 12 में या 12th में आप देखोगे कि जैसे ही परिभाषा रहेगी सेम टू सेम उसका फॉर्मूला भी वैसे रहेगा, और जैसे फॉर्मूला रहता है वैसे ही सेम टू सेम उसका परिभाषा भी बन जाती है। जिससे हमें रिलेट करने में, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप परिभाषा क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको परिभाषा पता है तो फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। बस आपका इन दोनों में से किसी एक को पता होना चाहिए, तभी ऐसा कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि किसी वैद्युत परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को, अच्छा दर को बोला जाता है मतलब समय को लिया जाता है काउंटिंग में कि भाई 1 सेकेंड में इतने तार से कितने आवेश फ्लो हो रहे हैं, यानी कितने आवेश फ्लो हो रहे हैं। तो वो हम समय से ही गणना कर पाते हैं कि इतने सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन इस जगह से फ्लो हो चुके, यानी कि बह चुके हैं, और वैद्युत आवेश कितना बह चुका है, इसी से हम गणना करते हैं। तो वैद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, और बह कौन रहा है, हमारा Q बह रहा है, यानी आवेश बह रहा है, और कितने दर में बह रहा है, यानी T में बह रहा है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है I बराबर Q/T। क्या बन जाता है, I बराबर Q/T। यहाँ से अगर Q बराबर निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाता है, IT। ये एक दूसरा Q का हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये इसका होता है वैद्युत धारा का, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर अगर इसका मात्रक लेते हैं, जब मात्रक लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Q का क्या होता है, कूलम होता है। पीछे क्या पढ़ के आए हो, कूलम पढ़ के आए हो ना, और समय का सेकंड हो जाता है, समय का सेकंड हो जाता है, तो मात्रक हो जाता है कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक बीमा हम पढ़ के आए हैं 11th में, ये भी 11th का चैप्टर है, बीमा और मात्रक दोनों, ठीक है। ये हमारा SI मात्रक है। कैसा हमारा है, SI मात्रक, यानी कि MKS पद्धति का मात्रक है, ठीक है, SI।
बीमा हमारा आ जाता है कूलाम का। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कूलाम का अगर हम बीमा निकालेंगे या मात्रक ही निकालें तो यहाँ पर एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और समय को हम टी से लेते हैं। किससे? एम्पियर को ए से, आई का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। अब यहाँ पर ले लेते हैं ए और टी का मात्रक सेकेंड होता है तो टी ले लेते हैं और इसको बड़े ब्रैकेट में जब रख देते हैं तो ये हमारा बन जाता है बीमा बन जाता है, ठीक है ना। यानी कि भौतिक राशि के जो मात्रक होते हैं उनकी जो घाते होते हैं उनको बीमा बोला जाता है। तो ये हमारा बीमा क्रिएट हो गया। तो कूलाम का जो बीमा बन जाएगा वो बन जाएगा एटी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मात्रक बन जाएगा इसका सेकंड बन जाएगा, यानी सेकंड का जो मात्रक है यानी सेकंड जो मात्रक है उसका हमारा जो बीमा बनेगा टी, और टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो ए बन जाएगा। यानी कि जो हम यहाँ अभी डायरेक्ट ए रख दिए थे अब वो यहाँ से निकल चुका है। तो आई यानी कि एम्पियर वैद्युत धारा का जो बीमा होता है वो हमारा क्या निकल जाता है, ए निकल जाता है, ठीक है ना। और क्यू का हमारी बीमा जो निकल जाती है वो एटी निकल जाती है। हमारा दोनों काम हो गया, इसका भी बीमा निकल गया मात्रक और इसका भी बीमा और मात्रक निकल गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब क्यू बराबर, अभी हमने पीछे जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, क्यू बराबर एन ई, तो ये आई टी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यू बराबर, क्यू की जगह पे हमने क्या रख दिया, एन ई रख दिया, और आई टी की जगह पे आई टी रखा हुआ है तो एन ई बराबर आई टी हो जाएगा। अब इसको हम जो भी चाहें हम निकाल सकते हैं। इनमें से कोई 3 वैल्यू दिया होगा, ई का मान तो नहीं देता है, ई का मान तो फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19। बच्चा सो रहा है, गली में सो रहा है, बच्चा समझ गया है इसको। तो एन ई बराबर आई इंटू टी हो गया। इनमें से किसी 2 की वैल्यू दे देगा और किसी 1 का वैल्यू पूछेगा। चार है तो ई का मान फिक्स होता है, ई का मान वो अंडरस्टूड होता है, वो समझता है कि हाँ पता होगा, इस वजह से ई का मान नहीं देगा और न ही ई का मान निकालने को बोलेगा। एन निकलवाएगा या तो आपको आई निकलवाएगा या तो आपको टी निकल, तो 3 में से कोई 2 देगा वैल्यू और 1 निकालने को आपको बोल देगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर यहाँ देखें तो आई बराबर क्यू की जगह पे एन ई रख सकते हैं और यहाँ पर टी रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये वो दोनों एक फॉर्मूला है, तो चाहे इसको याद रखिए चाहे उसको। हमने दोनों की बीमा निकाल दी है, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड निकाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वैद्युत धारा कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कि एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। अभी एम्पियर आपने धारा जो था, धारा का मात्रक एम्पियर के बारे में आपने जान लिया था, सुन लिया था। तो अब समझ लेते हैं कि जरा एम्पियर क्या। अच्छा, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना। पिछली आप 2025 का आप पेपर उठा के देखिए, इसको पूछा है कि एम्पियर की परिभाषा बताइए, ठीक है। और कई बार आप प्रीवियस ईयर पेपरों में आप देखोगे इसके बारे में जरूर पूछ रहा है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, हमने डेफिनेशन पहले लिख दिया है ताकि हमारा टाइम बचे। हम इसको समझा देते हैं और पढ़ के हम बता भी देते हैं और समझा भी देंगे, आप इस पर परेशान मत होइएगा। परिभाषा बनती है कि जब निर्वात में स्थित 2 सीधे समांतर व लंबे तारों के बीच जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, यदि हम उनके बीच यानी 2 तार होने चाहिए, इस तरीके से 2 तार होने चाहिए, ठीक है। और दोनों तार के बीच की दूरी जो होना चाहिए 1 मीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मीटर। और देखिए ये दोनों सीधे, ठीक है ना, सीधे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं और समांतर है एक दूसरे के, ठीक है। और इनके बीच 1 मीटर का गैप है, ठीक। तो इस तरीके से अगर स्थिति बनती है, ठीक, तो अगर ये दोनों एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का अगर बल आरोपित करते हैं, ठीक है। कितने का? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का अगर बल आरोपित करते हैं तो ये माना जाता है कि इन तारों के बीच में जो धारा बह रही है वो 1 एम्पियर की बह रही है। नहीं समझ में? परिभाषा जैसे है वैसे ही आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, या तो आप चित्र समझिए उसके बाद परिभाषा देख लिया जाएगा कि 2 सीधे और समांतर तार होने चाहिए। मान लेते हैं ये एक हमारा तार है, एक ये हमारा तार है जो ऊपर की तरफ गया है, एक ये तार है, एक ये हमारा तार है, ठीक है ना। ये दोनों सीधे और समांतर। समांतर क्या होता है? जब इस तरीके से एक दूसरे मतलब जिनके बीच की दूरी 1 हो, ठीक है ना, मतलब समान होनी चाहिए, तो वो दोनों लाइन क्या कहलाती है? समांतर। तो इनके बीच की भी दूरी क्या है? हमारा समान है, और वो दूरी कितना है? 1 मीटर है। दूरी कितना है? 1 मीटर। तो ये सीधे समांतर स्थित है, इनमें करंट फ्लो हो रहा है। यदि इनके बीच की दूरी 1 मीटर होती है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर होती है, तो ये एक दूसरे के ऊपर अगर मतलब कि सीधे समांतर रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, जब भी हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, अगर ये 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल एक दूसरे तार एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, तब हम मान लेंगे कि इस धारा में यानी कि इस तार में जो धारा बह रही है वो वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर की। समझ में आया? 2 सीधे लंबे समांतर तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, यदि उनके बीच हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उनके बीच यदि 2 × 10⁻⁷
न्यूटन का अगर बल उत्पन्न हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, 1 एम्पियर। क्या है, 1 एम्पियर। तो अब हमारा हमने डिफिनीशन लिख दिया है, ये चित्र भी बना दिया है, आप इसको रिलेट करके समझ लीजिए। जब निर्वात में स्थित दो समांतर तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो इसे कहते हैं 1 एम्पियर। क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर थोड़ी चमक आ रही होगी तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप समझ जाइएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एम्पियर की परिभाषा हो गया। आई होप समझ गए होंगे इसको।